तारिक, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। तुमने फोन पर भी कुछ नहीं बताया। बात ही कुछ ऐसी थी, मैं फोन पर नहीं कर सकता था। ओ हाँ, याद आया। ये अमजद कहाँ है? क्या तुमने अपनी परेशानी उससे डिस्कस नहीं की? तुम आओ मेरे साथ हमजद के कमरे में, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये मर चुका है। आखिर तुमने इसे मार ही दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने इसे जानबूझकर मारा है? कत्ल जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, मारने वाले को कातिल ही कहा जाता है। और इस जुर्म की सजा तो तुम जानते ही हो। मैंने तुम्हें आधी रात को फोन करके इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे ही कातिल साबित करो। यार तुम एक वकील हो, तुम्हारे लिए किसी मुजरम को बेगुनाह साबित करना कौन सा मुश्किल काम है। हालात और वाक़यात का जायजा लेने के बाद पता चलेगा कि तुम्हें बचाना मुश्किल है या आसान। क्या तुमने डॉक्टर को फोन किया था? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना, ये मर चुका है। सीने में 2 गोलियां खाने के बाद कोई कैसे बच सकता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि गहरे और ख़तरनाक जख्मों के बावजूद आदमी की जान बच जाती है। तुम्हें डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए था। तुम इत्मीनान रखो, अमजद जिंदा नहीं है। यार तुम एक वकील हो, तुम्हारा वास्ता तो इस किस्म के मामलात से अक्सर पड़ता होगा। हाँ, पढ़ता तो है, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी, अमली तौर पर कभी नहीं पढ़ा। इसीलिए तो मैंने इसे कत्ल किया है। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम्हारा वास्ता अमली तौर पर किसी कत्ल के केस से पड़ जाए और हमारा दोस्तनुमा दुश्मन भी मारा जाए। अमजद और दोस्तनुमा दुश्मन, ये क्या कह रहे हो? आज रात तकरीबन 11 बजे मुझसे लड़ पड़ा कि मेरे हिस्से के 5 लाख और दो। कैसे हो अमजद, ठीक हो? गांव में सब खैरियत है ना? तुम इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि मेरे 5 लाख कब दे रहे हो? देखो अमजद, वादे के मुताबिक बाकी के 5 लाख के लिए तुम्हें 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगे, तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। अगर तुम इस लहजे में बात करोगे तो बाकी के 5 लाख तुम्हें 4 महीने बाद भी नहीं मिलेंगे। फिर तो अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कल मैं तुम्हारे एमडी को तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ बता दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब तुम तैयार हो जाओ अपने अंजाम के लिए। तुम्हारी और आमर के हिस्से की रकम अब मेरी हो जाएगी। इससे पहले कि ये तुम्हें बेनकाब करता, तुमने इसे
मार डाला। भाई वाह, बहुत खूब। मेरा मतलब है कि तुमने बहुत अच्छा किया। खैर छोड़ो इसे, आओ बैठ चलकर बात करते हैं। यार मैं हैरान हूं कि अमजद को कत्ल करने के बाद आखिर तुमने मुझे ही क्यों बुलाया? मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है? मैंने भला ये कब कहा है कि तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक है? मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कत्ल तो तुमने मेरी मदद के बगैर ही किया है। यार यहाँ तक तो हो गया है, अब तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम आओ बैठकर बात करते हैं। देखो तारिक, मैं एक वकील हूँ। मेरा मशवरा तो यही है कि अब तुम पुलिस को फ़ोन करो और सारी बात बता दो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें लंबी सज़ा नहीं होगी। मैं तुम्हें जल्द रिहा करवाने की कोशिश करूँगा। यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है अपने बचाव के लिए किया है। अगर मैं ऐसा ना करता तो अमजद की जगह मेरी लाश पड़ी होती। इन हालात में किसी किस्म की सजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन देखा जाए तो हालात तुम्हारे खिलाफ है। हालात का रुख मोड़ना अब तुम्हारा काम है। तुमने इस किस्म के बहुत केस लड़े होंगे। यार ये अपने बचाव के लिए भी तो किसी को कत्ल किया जा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस केस में ज़ाती दफा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब जानते थे कि अमजद तुम्हारा दोस्त था। तुम्हें उससे क्या खतरा हो सकता था? हाँ याद आया, तुमने मिसेस उस्मानी का केस भी तो जीता था। हाँ, लेकिन मिसेस उस्मानी के और तुम्हारे केस में बहुत फ़र्क है। ये मैं नहीं जानता। तुम मेरे गहरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी भरपूर मदद करना होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मकतूल तुम्हारा दोस्त भी था और कत्ल भी तुम्हारे घर पर हुआ है। इस मसले का कोई आसान हल भी नजर नहीं आ रहा। देखो आमिर, जैसे जैसे सुबह करीब आ रही है मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं गिरफ्तार होना पसंद नहीं करूंगा। गिरफ्तार होना तुम ही क्या, कोई भी पसंद नहीं करता। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। तुम्हें कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस मसले का मुख्तलिफ पहलू से जायजा लेते हैं। अमजद खुदकुशी भी तो कर सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें नहीं मालूम कि खुदकुशी करने वाला अपने सीने में एक से ज़्यादा गोलियां नहीं उतार सकता। हाँ, अगर तुम उसे जहर दे के मारते तो शायद ये खुदकुशी का केस बन सकता था। इतना मौका ही नहीं दिया उस कमबख्त ने। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने उसे जहर देकर मारने का इरादा कर लिया था। ये देखो, 2 दिन पहले ही लाया था, लेकिन इतना मौका ही नहीं मिला। आज ही 2 दिन बाद वो गांव से वापस आया और आते ही रकम का मुतालबा शुरू कर दिया। इसी में हमारा झगड़ा हो गया। यार कुछ ऐसा सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप तो मर चुका है, अब तो सिर्फ लाठी को टूटने से बचाना है।
खैर, मैं तुम्हारे बचाव का हर पहलू से जायजा ले रहा हूँ। यार, मैं कोई बेहतर हाल निकालता हूँ। तुम ज़रा चाय तो बना लो। हाँ ठीक है, मैं चाय रखता हूँ। तुम ऐसा करो कि डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है? पहला रास्ता तो यह है कि लाश को गायब कर दिया जाए और फिर गुमशुदगी की खबर फैला दी जाए। गुमशुदगी की खबर? नहीं, ये बहुत आम सी बात होगी। हाँ, आम तो है, लेकिन बहुत कारआमद है। इसके लिए लाश को यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास गाड़ी छोटी है जिसकी डिग्गी भी नहीं है। या फिर यह हो सकता है कि अमजद की लाश को टुकड़ों में यहाँ से ले जाया जाए। यार, ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो? मेरी जो समझ में आ रहा है मैं वही कह रहा हूँ। दरअसल मैं कत्ल जैसे अमली मामलात के सिलसिले में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता। मैं भी कोई आदी मुजरिम नहीं हूँ। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। अमजद किसी चोर के हाथों कत्ल हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन इसे साबित भी करना होगा। मैंने अभी आते हुए देखा है कि तुम्हारे इस नए घर के लान में 2 दरख्त भी हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा दरख्त है जो किसी खिड़की के करीब हो? ये तुम्हारे पीछे ड्राइंग रूम की खिड़की एक वाहिद खिड़की ऐसी है जिसके साथ एक दरख्त भी है। क्या तुम देखोगे? ठहरो, अभी खिड़की खोलना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। आजकल लोग देर तक जागते हैं। रोशनी से कोई भी मुतवज्जा हो सकता है। कुछ वक्त गुजरने दो, उसके बाद चेक करूंगा। ये खिड़की का तुम क्यों पूछ रहे हो? आखिर क्या करना चाहते हो? मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये खिड़की गलती से खुली रह गई थी। चोर दरख्त का इस्तेमाल करके खिड़की के रास्ते आसानी से अंदर आ गया था। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? हाँ, इसके बाद क्या होगा ये भी सोचते हैं। यार, वो तुम चाय बनाने गए थे। यार, परेशानी में याद ही नहीं रहा। तुम बैठो, मैं अभी लेके आया। यार, तुम ये चोर वाली जो बात कर रहे थे, तुम्हारे जहन में क्या तरकीब है? चोर अमजद के कमरे में दाखिल हुआ। वो अलमारी से रकम निकालना चाहता था। और अमजद उसके सामने आ गया। चोर ने उस पर गोली चला दी। ये चोर वाली तरकीब वाकई बहुत अच्छी है। अब तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अमजद को मैंने नहीं बल्कि किसी चोर ने ही कत्ल किया है।
हाँ, तुम्हें यही समझना चाहिए और तुम पुलिस को यही बयान दोगे कि तुम सो रहे थे, गोली की आवाज़ सुनकर बेदार हुए। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो, मैं पुलिस को यही बयान दूंगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें कम से कम सवालों के जवाब देना पड़े। शुक्रिया आमिर, तुम मेरी खासी मदद कर रहे हो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। तुम्हें याद होगा कि पहली कंपनी से जब तुमने 20 लाख का फ्रॉड किया था तो मैंने तुम्हें कैसे बचाया था और उस फ्रॉड को डाका साबित करके छोड़ा था। लेकिन 20 लाख में से 5 तुम्हें दिए थे और 5 अमजद को, हालांकि सारा मंसूबा मेरा था। अमजद तो सिर्फ किराए के आदमी लेके आया था डाका डालने के लिए। ये पिस्तौल कहाँ है? अमजद के बेडरूम की अलमारी में पड़ा हुआ है, तुम आओ मेरे साथ। असल मसला आलय कत्ल का था। अब इसकी गैर मौजूदगी में तुम पर बराह रास्त शोभा नहीं किया जा सकता। आओ बाहर चलकर बात करते हैं। तुम्हें अपना बयान याद है ना? अच्छी तरह याद है। मैं सोया हुआ था और गोली चलने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं दौड़कर अमजद के बेडरूम में आया तो देखा तो अमजद मर चुका था और चोर भाग गया था। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अब तुम्हारे बयान पर है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लगता है कि अब तुम काफी रिलैक्स हो चुके हो। हाँ आमिर, तुम ठीक कहते हो। अब मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आमिर, जानते हो मैंने क्या फैसला किया है? तुम्हारी इस बेलौस मदद के सिले में अमजद के हिस्से की बकाया रकम तुम्हारा इनाम होगी। बस सिर्फ अमजद के हिस्से की रकम? बहुत कम कीमत लगाई है अपनी जिंदगी की। कुछ अपनी जेब से भी निकाल दिया करो कंजूस। क्या मैं 20-25 साल पुरानी गाड़ी में घूमता हुआ अच्छा लगता हूँ? अच्छा ठीक है, अमजद के हिस्से की बकाया रकम और एक नई गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारी हुई। अब ऐसे करो कि इस मसले को जल्दी निपटाओ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। ये हुई ना बात। अब तुमने मेरे जाने के बाद 2 काम और करने हैं। वो क्या? पहले ड्राइंग रूम की खिड़की खोलनी है और फिर पुलिस को फ़ोन करना है। तुम रुकोगे नहीं अभी? नहीं, इन हालात में मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं। तुम्हें अपने दोस्त अमजद की लाश देखकर डॉक्टर को बुलाना चाहिए था या पुलिस को, किसी वकील को नहीं। बस तुम अपने बयान पर कायम रहना। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। लो जी, चौकीदार का रौन है, अभी कुछ देर रुकना पड़ेगा। क्या ख्याल है? अभी काफ़ी पीते हैं, इतनी देर में चौकीदार भी चला जाएगा। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ देर चौकीदार के जाने का इंतज़ार कर लेता हूँ। मेरे हाथ की काफ़ी तुम्हें पसंद आएगी। लो आमिर, तुम काफ़ी बनाओ, मैं 5 मिनट में वॉशरूम से होके आता हूँ। तुम जल्दी आना।
अगर अमजद की मौत से 5 लाख और एक गाड़ी मेरी हो सकती है, तो इस वक्त भी तारक की अलमारी में 20 लाख पड़े होंगे, वो भी मेरे हो सकते हैं। ड्राइंग रूम की खिड़की एक वाहिद खिड़की ऐसी है जिसके साथ एक दरख्त भी है। क्या तुम देखोगे? ठहरो, अभी खिड़की खोलना मुनासिब नहीं होगा। आमिर, ये तुम खिड़की के पास क्या देख रहे हो? तुमने तो कहा था कि इस खिड़की के रास्ते कोई भी अंदर आ सकता है। इसमें तो लोहे के राड लगे हुए हैं। ये इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है मुल्ज़म? मिस्टर आसिफ, इसकी तलाशी लो। मिस्टर आसिफ, लाश को कब्जे में लें और मुल्ज़म को भी ले जाएं। माफ़ करना आमिर, अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम भी मुझे अमजद की तरह सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करते रहते। वैसे भी इंस्पेक्टर तुमसे कम पैसों में राज़ी हो गया था।